नमस्कार, जय जोहार संगवारी हूं मैं प्रतीक सिंह। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुना क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर, जहां आज हम अपने सफलता का सफरनामा 2.0 फिर से दोस्तों प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं कि सफलता का सफरनामा हमेशा एक ऐसी यूनिक कहानी लेकर के आता है अर्जुना क्लासेस के माध्यम से, जिसमें दोस्तों अपने आप में एक मिसाल स्थापित होता है। और वैसे ही आज मेरे साथ हाजिर है पूजा गोंड जी, जो कि रायगढ़ जिले की निवासी है दोस्तों, जो अपने आप में उनका बचपन से लेकर के एसआई बनने तक का जो सफर रहा है वो बहुत अपने आप में दोस्तों मोटिवेशनल का सोर्स है, मोटिवेशन की स्रोत है। और बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चन जिनको लेकर के आज बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चल जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, जिससे पढ़ाई छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं, वैसी बहुत सारी स्थितियों से गुजरते हुए भी वो अपने आखिर चरण एसआई तक पहुंची हुई है, जो फिलहाल के लिए उनका आखिर चरण है भी नहीं। तो आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी हम सुनने का काम करेंगे। तो मैं अब अगला उनको इंट्रोडक्शन का मौका देता हूँ। आप सबके सामने हाजिर है पूजा जी। पूजा जी, एक छोटा इंट्रोडक्शन आप बताइए और अपने स्ट्रगल की, संघर्ष की, कैसे आपने शुरुआत आया, कैसे आपको मन में आया, तो बचपन से आज एसआई बनने तक का आपका क्या सफर रहा, आप कैसे वहां सबके मन में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये कैसे आपके मन में अंदर भावनाएं आई, इस बारे में आप अपनी भावनाएं रखिए आराम से, जैसे होता है बच्चों के सामने। आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा। मैं सबसे पहले अर्जुना क्लासेस का धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा गौड़ है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लक्ष्मीपुर रायगढ़ से प्राप्त की है और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ओपी जिंदल पूंजी पत्थर रायगढ़ से प्राप्त हुआ है और मैं रायगढ़ जिले की निवासी हूँ और मैं अभी वर्तमान में एसआई के पद पर चयन हुआ है। ठीक है पूजा जी, जैसे कि आपके आज वर्तमान में आप एसआई के पद पर चयनित हो चुकी हैं, जी और मगर आपका, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस इंटरव्यू से पहले ही, तो मैंने आपका जो संघर्ष स्टोरी जाना कि बचपन में आपकी स्थितियां बहुत विपरीत थी। जी जैसे आप देखें कि वर्तमान में बहुत सारे लोग होते हैं जो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जीवन में हार मान जाते हैं, कुछ लोग आर्थिक परिस्थितियों के कारण हार मान जाते हैं, कुछ लोग रिसोर्सेज की कमी के कारण हार मान करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। और पढ़ाई को एक हथियार, एक टूल के रूप में वो नहीं देखते कि पढ़ाई कितना बड़ा जीवन परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। उसका आप एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, अपने बचपन से लेकर के आपके यहाँ तक का जो संघर्ष था, जिससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। मैं चाहता हूँ वो स्टोरी वो बाकियों तक भी पहुंचे और वो लोग भी रियल मायने से बहुत कुछ सीख सके। तो अपने बार स्ट्रगल के बारे में बताइए, बचपन से जो भी आपका रहा पूजा जी। मैं अपने माता जी के संघर्ष के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी सर। जी जी पूजा जी बोलिए। जब शुरुआत में ही मेरे माता पिता जी अलग हो गए और उसके आगे की सारी पेरेंटिंग मेरी मम्मी अकेली हम तीनों बच्चे को पाली और इतना बड़ा की, जिसके पीछे मेरी मम्मी सुबह नाश्ता बनाती थी हमारे लिए और नाश्ता बेचती थी, नाश्ता बनाकर बेचती थी और और शाम को फिर वो गिट्टी इकट्ठा किया करती थी और उसी ठेला में, जिस ठेले में वो नाश्ता बनाती थी। अब हमारे पास साधन ज़्यादा नहीं थे तो उसी उसी साधन की यूज़ करती थी मेरी माता जी और गिट्टी इकट्ठा किया करती थी, डंप करती थी और जब वो एक ट्रैक्टर हो जाता था तब वो बेचती थी और इसी दौरान हम भाई बहन उनके साथ दिया करते थे। और फिर उसी बीच में मेरी माताजी को एक छत्तीसगढ़ी मूवी करने का मौका मिला, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार हुई और उसी दौरान मेरे पालक पिताजी का हमारे जीवन में आगमन हुआ, जो कि मेरे उच्च शिक्षा के लिए उनका मार्गदर्शन सराहनीय मेरे लिए रहा है और हमेशा मैं उनसे आगे बढ़ने की प्रेरित होती हूँ उनसे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बचपन में ही जिनके सामने आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से सबसे बड़ा संकट सामने आ चुका था, मगर बोलते हैं ना कि जहाँ सब दरवाजे बंद होते हैं वहां ऊपर वाले का एक दरवाजा रहता है और हिम्मत वाले का भाई कोई हार आ नहीं सकता। वैसे देखिए कि बचपन में जो भैया नाश्ते के साथ साथ गिट्टी उठाने वाले काम करते करते जो आज भैया एसआई तक पहुंच रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे बड़ी मुसीबत तो आपके जीवन में अगर नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई अपने आप में अगर कोई कुछ ठान ले तो कहां तक पहुंच सकता है। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल उसकी पूजा जी। मैं चाहूंगा पूजा जी अपनी उसके आगे की जर्नी की, उस जर्नी के पश्चात इन्होंने कैसे अपनी आगे की स्कूलिंग या आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और कैसे आपके प्रशासनिक पद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हुआ, इसके बारे में अपना थोड़ा जर्नी बताइए पूजा जी। जी आप सर, जैसे ही मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की है, फिर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद मैं बिलासपुर जिले में आ गई और अपनी बहन के साथ आई और उसी दौरान हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी किए, जिसमें मेरी बहन का सिलेक्शन हो गया एसएससी जीडी बीएसएफ के पद पर और मेरा नहीं हो पाया। हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे थी बचपन से ही, मेरी बहन नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ 2 महीने में रनिंग क्वालिफाई किए और मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरा कैसे नहीं हो पाया सिलेक्शन। मैं डिप्रेशन की ओर चली गई और मैं वहीं पर डिमोटिवेट होने लगी। उसी दौरान मेरे पालक पिता ने बोले, नहीं नहीं बेटी, यहाँ तू रुक नहीं सकती है, तेरा जर्नी यहाँ चालू हुआ है। और वहाँ बस मेरे दोस्त खड़े रहे, जो जो दोस्त मेरे साथ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सर, आपको चुनना पड़ता है कि सराउंडिंग आपको कैसी चाहिए। मैंने वैसे ही दोस्त चुने, जो कि मेरे आगे भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो वहीं पर से मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है।
कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर किए और मैं उनको फॉलो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से थे। तो उन्होंने मेरे को अपना स्ट्रैटेजी लिख कर देते थे कि ये कर बोल के, लेकिन नहीं, वैसा नहीं हो पाया, मुझसे नहीं हो पाया। फिर उन्होंने देखे कि ये थोड़ी-सी पढ़ाई में लो है, तो इसको इसके हिसाब से देते हैं स्ट्रैटेजी बना के। उन्होंने मुझे वैसे ही स्ट्रैटेजी बना के दिए। फिर मैं उसे रोज़ उसे प्रैक्टिस करती थी और हाँ, मैं खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बहन से हारी हुई थी और मैं खुश थी कि मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एक हार तो था सर। और हारी थी तो मुझे आगे भी बढ़ना था, मेरे माता-पिता के लिए। मैं बड़ी बहन थी, घर में बड़ी बेटी थी, मुझे जीतना ही था आगे चल के। तो मैं धीरे करके वहाँ से प्रयास आगे स्टार्ट किए, शुरुआत किए। शुरुआती दिनों में मेरा कई डाउनफॉल्स आए। मेरे सिलेक्शंस रुक जाते थे क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं करती थी। जैसे कुछ टेस्ट वगैरह देती थी, टेस्ट देने के बाद मैं उसको एनालिसिस नहीं करती थी, मेरे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होते थे, जिससे कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। फिर 2-4 महीने हुए, फिर मेरा रेलवे में रेलवे के एग्ज़ाम्स निकलना चालू हुए। एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी और उसी समय मेरा सीआरपीएफ में भी सीआरपीएफ का पहला पेपर भी निकला, जिसमें अगला टाइपिंग था। और उसके साथ-साथ मैं सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के साथ-साथ मैं स्टेट लेवल का 1-2 पेपर देती थी, जो मुझे लगता था कि नहीं, मैं ये पोस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बड़ी पोस्ट की तैयारी करूँगी। तो मैं वैसा पोस्ट चुनती थी। तो उसमें मेरा सबसे पहला था सीएसईबी, 2019 में मेरा पहला निकला था, लेकिन मैं टाइपिंग में फेल हो गई। शुरुआती दौर चल रहा था, मैं फेल हो गई टाइपिंग में और फिर मेरे सारे मेंस चालू हो गए। एनटीपीसी रेलवे के, ग्रुप डी के, सीआरपीएफ के, एसएससी, एसआई, सीपीओ के और उसके साथ-साथ एसएससी जीडी का भी मैंने फिर से दिया। फिर एसएससी जीडी में सेकंड बार फिर से डिस्क्वालीफाई हो गई। फिर से मतलब मेरा फेल होना उसमें तय ही था क्योंकि शायद मेरा कुछ जर्नी और लिखा था। मैं उसमें 2 बार फेल हुई, जिसमें मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ। जी। और उसी दौरान उससे पहले मैं सबसे पहले एसआई के को फॉर्म भरी थी, जिसमें से आगे चल के वो काफ़ी लंबा समय बन गया, 5-6 साल का गैप ले लिया और मैं उस समय डिप्रेशन में जा रही थी। तो उस समय मैं सोची कि नहीं, स्टेट लेवल के भरोसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे सेंट्रल लेवल का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे कुछ करना है, उसी में जाना है जिसमें मैं जा सकती हूँ, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सारे दौड़ वाले जितने भी फॉर्म रहते थे, मैं सारे भर देती थी और उसी में ही आगे बढ़ती थी। और ऐसे करते-करते मेरे एक-एक पेपर निकलते गए। उसमें 3-3 टायर हुआ करते थे। तो जब पहला टायर अगर एनटीपीसी का निकला है तो दूसरा टायर मेरा एसएससी, एसआई, सीपीओ का, तो दोनों क्लैश हो जाते थे एक साथ। अच्छा। तो उस समय मुझे चुनना रहता था कि मैं किसके लिए ज़्यादा हूँ, किसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाई हूँ, किसमें मेरा सिलेक्शन जल्दी होने के चांसेस है, इसको मैं चुनती थी। तो मैं एनटीपीसी को नहीं चुनी, रेलवे एनटीपीसी, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना था, इसलिए मैं एसएससी, एसआई, सीपीओ को चुनी। अच्छा, जी। ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने पूजा जी की अभी जो जर्नी सुना, इस जर्नी से जितना मैं समझ पाया हूँ, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा बात को, कि पहले उनको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था कि मेरी छोटी बहन का सिलेक्शन हो गया, मैं बड़ी बहन हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं घर की जिम्मेदारी को उठाऊं, जिसका से उन्होंने हार नहीं माना। और एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि दूसरों ने बोला कि डिप्रेशन, जिससे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, और ये सच्चाई है, ये बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी है पूजा जी, जो अपने आप को बोली कि हाँ, मुझे मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ, तो मुझे खुशी तो थी कि वो सिलेक्शन हो गई, मुझे डिप्रेशन भी था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस डिप्रेशन से ओवरकम करते हुए वो पढ़ाई छोड़ने की जगह उनके पिताजी का सपोर्ट लेते हुए पढ़ाई कंटिन्यू की, और लगातार आप देख रहे हैं 8-8 एग्जाम में भैया इनका सिलेक्शन होना चालू हुआ शुरुआती दौर में। और फिर आपको ये सीखना चाहिए कि आदमी डिप्रेशन से निकलने के लिए भी उसी एजुकेशन, उसी शिक्षा का मार्ग अपना सकता है जिसको वो गया था उस रास्ते में। इसका मतलब रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे, जब इनका भी सिलेक्शन होना चालू हुआ, फिर इनको ऑप्शन आ गया चयन करने का कि प्री निकल के अब 2-2 मेंस है, तो मैं किस रास्ते पे आगे बढ़ूं। मतलब मैं बोला कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी जीवन, जब आप पूजा जी के बारे में पूरे सेशन को अच्छे से देख लेंगे, तो कि जब आपको 2-2 ऑप्शन हो, 4-4 ऑप्शन हो, तो मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए, हमसे अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बोला मुझे स्पोर्ट्स लाइन पसंद था, मैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थी, तो मैंने इस लाइन को चुना। तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार हमसे डिसीजन लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों आपके लिए। और दूसरा जो आपको बताइए, राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण जो एसआई भर्ती, जो कितना लंबा समय गैप हो गया, तो यह बहुत कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपने सीखने के लिए एक चीज है क्या, कि जब इतना लंबा समय चला गया, तो उस समय जब ये वापस पुनः डिप्रेशन में जाना चालू हुआ इनका, तो उन्होंने फिर वही राज्य के भरोसे न बैठ करके सेंट्रल के एग्जाम के रुक किया और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए फिर से सेंट्रल की तैयारी करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से फिर ये उस डिप्रेशन से ओवरकम हुई। और उसी में पूजा जी ने मुझे ही बताया था, जिसमें सेशन में उनका गैप हो गया। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि सर, जो मैं इस डिप्रेशन से बाहर आई और सेंट्रल एग्जाम की तैयारी मैंने की, उसी की वजह से मुझे एसआई भी सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मुझसे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सेंट्रल के प्रिपरेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया।
तो आपको पता कि लगातार इतने समय लंबे समय का गैप ओवरकम करना सबके बस की बात नहीं थी। तो इतना तपस्या, इतना जर्नी को होते हुए, बार बार डिप्रेशन को ओवरकम करते हुए हम सब पढ़ाई के मार्ग पे आगे बढ़ते रहना और अंतिम सिलेक्शन तक पहुंचना अपने आप में बहुत मिसाल वाली बात है मेरे दोस्त। और आपको और ऐसी बहुत सारी जर्नी के बारे में पता चलने वाला है पूजा जी का, जो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और एक बहुत अच्छी बात इसमें इन्होंने बताया कि सिलेक्शन हमारे हाथ में होता है कि हमको कैसे एनवायरनमेंट में रहना है, और हम चुन करके अपने हिसाब से अपने आसपास का एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे उन्होंने इंग्लिश मीडियम के दोस्तों से अब सीखा, जाना, और उसे सीख करके जान करके अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई किया, बोला कि मैं अपने आप के साथ धोखेबाज नहीं हूँ, मैं अपनी अच्छी क्षमताओं को जानती थी, इस अनुसार मैंने काम किया। तो ये भी आपको सीखना चाहिए कि आपको खुद को धोखे में कभी नहीं रखना चाहिए। इसी ओर पे मैं आगे बढ़ते पूजा से एक बात और जानना चाहूंगा कि पूजा जब आप इन तैयारी को कर रही थी जी तो आपके दोस्तों ने बहुत आपका सपोर्ट किया, आप जैसे बताई, जी सर। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि शुरुआती दौर पर पूजा जी ने कोई कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। तो मैं जानना चाहूंगा कि बिना कोचिंग संस्थान के भी लोग किस तरीके से ये पढ़ाई करते हैं और उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट होता है, एक बार वो भी आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी सर, मैं कोचिंग तो स्टार्ट की, लेकिन उस कोचिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाई और नहीं उस कोचिंग में जा पाई। जी। उसी कोचिंग में मुझे मेरे दोस्त मिले, चित्रा साहू। वो ऐसे करती थी कि अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाती थी आरआरबी पीओ का, और वो बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, और अपना स्ट्रैटेजी बनाती थी और उसे वो फेंक देती थी। जब उसका स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाता था तो वो हर दिन नया स्ट्रैटेजी बनाती थी, मुझे आज इतना क्वेश्चन करना है मुझे, और मैं उसे उसके सामने नहीं उठाती थी उस चीट को। वो जैसे ही जाती थी मैं उस चीट को उठा लेती थी, और उसकी एक फोटो रखी थी मैं पासपोर्ट साइज की, उसको मैं सामने रखी थी, और सामने रख के मैं उस फोटो को देखती थी कि नहीं ये लड़की की है तो मुझे भी इसकी तरह ही करना है, मुझे इसकी तरह ही करना है। और ये जैसे मैं उसको डायरेक्ट पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो इंग्लिश बैकग्राउंड की थी, मैं हिंदी बैकग्राउंड की थी। मैं उससे धीरे धीरे करके वो मुझे जानी, फिर वो मुझे बोली कि नहीं नहीं पूजा, तुम हिंदी बैकग्राउंड की हो, तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे करो, बोल के वो मुझे स्ट्रैटेजी, उसमें क्या हुआ करता था सर, उसके स्ट्रैटेजी में ये था कि जैसे 30 मिनट, एसएससी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जीके, जीए और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। तो जीके जीए तो मैं अर्जुना क्लासेस के करंट अफेयर, उसमें 10-15 क्वेश्चन आते थे जिसको मैं अर्जुना क्लासेस से देखती थी, और उसके अलावा अगर मुझे समय मिल जाता तो फिर मैं सेंट्रल लेवल के करंट अफेयर में जाती थी, या फिर जो भी मुझे सही लगता था उसके। फिर क्या हुआ कि इंग्लिश का, अब इंग्लिश में वो लोग माहिर थे, उनके हिसाब से मैं नहीं कर सकती थी, तो इंग्लिश को मैं डिलीट करती थी, ऑप्शन को देखती थी कि क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी डायरेक्ट, सीधा ऑप्शन देखती थी, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं और चौथा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे ही टिक लगाया करती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की नहीं थी, मैं हिंदी बैकग्राउंड से थी, और मैं उनकी तरह कर नहीं सकती थी, लेकिन मुझे उनसे आगे जाना था रेस में। मुझे उनसे आगे कैसे बढ़ना था, क्योंकि ऑलरेडी रेस में तो सभी लोग दौड़ ही रहे हैं ना, मुझे तो एक स्टेप आगे ही लेना है। तो मैं उस वजह से मैं उनकी तरह नहीं करती थी, मैं अलग तरीके से करती थी। मेरा इंग्लिश में, मेरा सभी सब्जेक्ट में, जीके में, दोनों में मेरा डाउन रहा है हमेशा से, मेरे नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं। मैथ्स को मेरे को मेरी फ्रेंड सिखाई है कि तू कर पूजा, मैं देख रही हूँ, और वो बैठे रहती थी और देखती। शुरू में मेरे 3 क्वेश्चन सही होते थे, जैसे 10 मिनट का टेस्ट दे रहे हैं तो 2 से 3 ही क्वेश्चन सही होते थे। फिर वो एनालिसिस की कि नहीं यार ये थोड़ा गलत कर रही है, क्योंकि वो बैंकिंग से थी, अच्छे से बताई मुझे कि यहाँ तू गलत कर रही है। फिर मुझे वो मतलब मेरे ऐसे सपोर्ट की कि लगा कि हाँ मैं अब यहीं से ही सब चीज कर सकती हूँ। एक समय आया कि रियलाइज हो, 2022 था। अच्छा। जी 2022 था, और उस समय मेरे को लगा कि मैं इन लोग से भी आगे बढ़ सकती हूँ जो मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझे आगे नहीं बढ़ना था, मुझे उनके साथ आगे बढ़ना था, लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना था। उनका फील्ड अलग था, मेरा फील्ड अलग था। तो उन्होंने ऐसे मुझे मैथ्स को बताए, और रोज वो मुझे एक देती थी कि किस चैप्टर को कंप्लीट करके आना है। मैं उस चैप्टर को पढ़ती थी घर में ईमानदारी से, और सर वैसे ही मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकती थी, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके, मेरे माता पिता ने मुझे इतना मेहनत करके यहाँ तक खड़े किए थे इस दिन के लिए कि मैं ईमानदारी के साथ उस चीज को करूं, और अगर मैं खुद को बेवकूफ बनाऊंगी तो सबसे पीछे हो जाऊंगी, ये मुझे पता था। इसलिए मैं कभी भी उसको स्किप नहीं करती थी। डेली जो होमवर्क देती थी मेरी फ्रेंड, मैं उसको पूरा करती थी, मैथ्स बनाती थी, फिर जाती थी दूसरे दिन फिर नया चैप्टर करते थे। ऐसे करके मैं हर दिन उसको रिवाइज करते जाती थी। जब मैं नया चैप्टर पढ़ती थी वो तुरंत वहाँ रिवाइज कराती थी। फिर वैसे करके मेरे मैथ्स के 4 से 5 जो टॉपिक्स है जिसमें से आते हैं वो अच्छा हो गया। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैं खुद से की हूँ, उसे बस मैं ऑनलाइन टेस्ट देती थी, और शुरुआत में मैं एनालिसिस नहीं करती थी, जिससे मैं 2-3 नंबर, 25 में 2-3 नंबर कम रह जाते थे। और एक बार ऐसा भी टाइम आया कि मैं 25 में 25 नंबर ही लाई रीजनिंग में, और इंग्लिश में मेरे जो 2 से 3 नंबर आते थे वो मेरे 10 से 15 नंबर बने। और जीके जीएस तो सबसे पहले बोलूँ, करंट अफेयर आप अपना स्ट्रांग रखो जैसे भी करके,
आप किसी भी बुक को प्रिपेयर कर सकते हो, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, लेकिन करंट अफेयर स्ट्रांग होना चाहिए। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसके लिए डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं कोई से भी कोचिंग क्लास से। लेकिन मैं प्रिपेयर की थी अर्जुना क्लास के करंट अफेयर से। जी सर, बस। ठीक है। जैसे कि पूजा जी की आपने बात जो सुने, फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान सुनने की बात है कि जिसको करना होता है ना दोस्तों, उसके लिए रास्ते ऐसे नहीं कि सिर्फ कोचिंग के भरोसे हमें तब होगा, कोई हमको सिखाया तो होगा। जो सीखने की चाहत थी इनके अंतर्गत, तो किसी के फेंके हुए फेल्ड स्ट्रेटेजी, जो किसी को लगा फेल हो गया है, वेस्ट है, उसमें कचरे को दोस्तों सोना बनाने की जज्बा होना चाहिए। तो वही बोलते हैं ना कि जो मेहनती होता है वो क्या पत्थर को भी सोना में बदल सकता है। वही बात है दोस्तों, फेंकी स्ट्रेटेजी को भी दोस्तों उठा करके अपने लिए यूजफुल बनाना, अपने आप में पर्सनालिटी में सुधार लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होता है। तो जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं मान लो 20,000 नहीं तो मैं ऑफलाइन नहीं करूंगा, तो 2,000 में ऑनलाइन करके होगा कि नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं तो मैं बन नहीं सकता है। ऐसी सारी चीजों को ओवरकम करती हुई पूजा जी आपके सामने एक मिसाल बन करके हाजिर है। और जैसे को बताया कि करंट अफेयर का बहुत वेटेज रहा उनका, तो करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में अर्जुना क्लासेस की मैगजीन बहुत प्रसिद्ध है, तो आप भी इसके साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो आप सबका पर्सनल सलाह होगा ही। और एक और बहुत बात आपको सीखने मिलता है कि सच्चा साथी आपको मिले तो ही आप सही मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इनको सच्चे दोस्त मिले, सही तरीके से उन्होंने गाइड किया, अपना पर्सनल टाइम इनके यूजफुल टाइम पर लगाया, जिसको आज इनको क्रेडिट भी है, जिनका आज इनको भी उस चीज का कदर भी है। और आज वो फ्रेंड बाहर में इनके ऑफिस के सामने इनके बाहर बैठी हुई भी है, इंटरव्यू के जस्ट बगल में, कि भैया मेरी फ्रेंड को लेकर के इन्होंने आया जो इनके साथ इतने समय तक मदद करते हुए इनकी चली हुई है। और साथ में आपको बता दें, इनको लगता है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, तो देखिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को ओवरकम किया इन्होंने किया। फैमिली प्रॉब्लम जिनको लगता है, उस फैमिली प्रॉब्लम को इन्होंने ओवरकम किया। फेलियर्स बार बार हो रहे हैं एग्जाम में, सिलेक्शन से रुक रहा है, चुक रहा है, उस चीज को इन्होंने ओवरकम किया। बहुत लंबे समय तक एग्जाम पेंडिंग है, उस डिप्रेशन को इन्होंने ओवरकम किया। फिर डिप्रेशन जो आदमी चला जाता है वहां से इन्होंने ओवरकम किया। और इस पूरे ओवरकम की जर्नी में एक ही चीज था जो इनको मोटिवेट करता था, वो था अपने आप के साथ ईमानदार रहना। ये खुद के प्रति और खुद की परिस्थितियों के प्रति भैया ईमानदार रही और कंटिन्यू मेहनत की। और मेहनत किसमें की, तो शिक्षा को आज के डेट में लोग बहुत छोटा हथियार समझते हैं। आजकल जितने नए जनरेशन पीढ़ी के बच्चे, उनको लगता है शिक्षा पढ़ाई से क्या होगा, उनको लगता है शॉर्टकट में भी कल करोड़पति बन जाऊं मैं। सब आजकल के नए बच्चे यही चाहते हैं। मतलब देखिए, आज शिक्षा ही वो हथियार था दोस्तों, जो आज इनको वहां से जहां से गिट्टी उठाई थी बचपन में, वो श्रम सोचिए आप, वहां से लेकर के आज एसआई तक का पथ सफर किया, रेलवे, एसएससी, जीडी या सीएससी भी, आप इतने सारे एग्जाम नाम सुन रहे हैं, आप खुद हैरान हुए कितना सारा कोई एग्जाम कैसे दे सकता है ना, इतना सारा एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकता है। उसमें फिजिकल भी निकालना, रिटर्न भी निकालना, प्री भी निकालना, मेंस भी निकालना, वो सब चीजों के साथ भैया आगे बढ़ना, फिर फेल होकर के फिर डिप्रेशन से ओवरकम करना। तो अपने आप में बहुत सारे मिसाल भैया खुद आपके सामने पूजा जी यहाँ पर आपके सामने मौजूद रही है। अब पूजा जी, मैं एक चीज और बहुत जानना चाहूंगा कि एसआई भर्ती जब तैयारी कर रही थी डिप्रेशन समय में, जी तो इसमें एसआई के भर्ती के समय जब आप लोगों का एग्जाम हुआ जी और अभी रिजल्ट आपका भी आते तक में, इस बीच बहुत लंबा जर्नी और गिर रहा है। जी सर। इस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आपने किस चीज को अपने हथियार बनाया, आपने क्या रणनीति यूज की? जी सर, शुरुआत में मैंने इसका फॉर्म भरे, तब उसके साथ साथ और कई सारे फॉर्म आए, जिसमें से मैं सिर्फ इसी मेरे को बनना था सब इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं तो बन सकते हैं, क्योंकि समय इतना ज़्यादा लंबा हो गया। तो मैं उस चीज़ को कम करने के लिए मैं फॉर्म्स भरी, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, कि मैं किसी एक में सिलेक्शन ले लूँ, फिर मेरे माता पिता मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर मैं उसके लिए एसआई के लिए चाहे समय जितना भी लग रहा है वहां तक मैं पहुंचूंगी धीरे धीरे करके। जी। तो ऐसे मैंने किया, और मैं कितने सारे एग्जाम में फेल हुई, कितने सारे एग्जाम में पास हुए, लेकिन एक दौर आया जिसमें मैं 8 एग्जाम में पास हुई। ये बात और समझिएगा बोलते हैं दोस्तों, 8 एग्जाम पास हुई। 2022 मेरा वो दिन था कि मैं 2022 से 23 के बीच में 8 एग्जाम में पास हुई। फिर मुझे लगा कि ऐसा ही क्या, उसी समय पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर ऐसा ही का, तो अब मैं उसे दे दी। अब उसके बाद से फिर लंबा गैप हो गया एसआई के प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद से। जी। तो उस समय मैं वो 8 एग्जाम को तो ध्यान नहीं दी, क्योंकि उस 8 एग्जाम में मेरे मेंस थे, मेरे दौर थे, तो मेरे को लगा नहीं ऐसा ही आ गया, इसे ही ध्यान देना है। अब मैं फिर से फेल हो गई। अच्छा। अब मेरा समय फिर से आया कि मैं 1 साल के लिए पूरा डिप्रेशन में चली गई। अच्छा। उस 1 साल मेरे लिए सबसे ज्यादा वो उस 1 साल रहा है, क्योंकि उस 1 साल में मेरी बहन ऑलरेडी 2 साल हो चुका था उसको जॉब लिए, जी जी। और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था अभी तक। अब उस समय मैं अपनी माता को याद करती थी, उनके संघर्षों को याद करती थी। मेरे पालक पिता मुझे हमेशा कहते करते थे कि नहीं तू बेटी नहीं, तू बेटा है, तू बेटा की तरह ही रहा, हम लोग को पता है कि तू सब इंस्पेक्टर ही है, तू तैयारी कर, ऐसे बोलते। तब भी मैं अपने आप को खुश दिलाने उनके सामने रोया नहीं करती थी, लेकिन अकेले में बहुत रोना आता था कि नहीं मैं अपनी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैं सोची नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को कुछ करना है, या फिर मैं अपने हॉबी में काम कर लेती हूँ। अगर मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं अपनी हॉबी में काम कर लेती हूँ। रोज डांस करती थी मैं,
रोज डांस करती थी, मेरा बॉडी थक जाता था, सो जाती थी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप सो जाइए। नींद तो आएगी नहीं, लेकिन सोने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी नहीं होता है तो आप अपनी हॉबी पे काम कीजिए। और अपनी हॉबी पे काम करते समय आप ये ध्यान रखिए कि आपकी हॉबी आपको खुशी देती है। ये नहीं कि आप फिर से उस समय आप कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ों को नहीं आपको ध्यान देना है। उस समय आप अपनी हॉबी पे एक प्रॉपर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि ईमानदार रहो। मैं हर चीज़ में जहाँ भी खड़ी रही हूँ, उस चीज़ के लिए ईमानदार रही। मैं हॉबी जैसे अपना हॉबी को आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, मैं उसी में ही ध्यान देती थी। बेवकूफ़ नहीं बनाती थी। फिर सुबह उठती थी, रनिंग करने जाती थी। रनिंग करते आते समय मैं सीधा लाइब्रेरी जाती थी। कोई रूम नहीं आती थी, ड्रेस चेंज नहीं करती थी। लाइब्रेरी में लोग मुझे कैसे भी जज करें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैं लाइब्रेरी में 2-4 घंटा पढ़ती थी। मेरी फ्रेंड चित्रा मेरे लिए टिफ़िन लाया करती थी, और कुलदीप, ये दोनों के साथ मैं मिल के पढ़ी। जी। फिर इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि पूजा तू इतना मेहनत कर रही है, थोड़ा और मेहनत कर, थोड़ा और मेहनत कर, थोड़ा। उसी समय मेरा एसएससी, एसआई, सीपीओ में नाम आ गया। वाह! जी। तो अब मेरे पास था कि मेरे माता-पिता को मैं बता सकती थी कि मेरा सीजीएसई में नहीं होगा, तो मेरे पास एसएससी, एसआई है। लेकिन मैं उन्हें बस ऐसे ही बता रही थी कि नहीं, उनका मन रखने के लिए कि मेरा इसमें नाम आ गया बोल के। उसमें भी मैं मेडिकल तक पहुँची। अच्छा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उस समय मेरा एससीजी-एसआई का रनिंग था, इसलिए मैं नहीं जा पाई, मुझे जल्दी आना पड़ा। हाँ। जी। फिर मेरे माता-पिता को विश्वास नहीं हो पाया कि थोड़ा-सा कि ये कुछ तो मतलब दोनों चीज़ को मिक्स कर रही है, सीजीएसई को और एसएससी-एसआई को। फिर मेरे पिताजी थोड़े उसको क्लियर किए कि तू करना क्या चाहती है? फिर मैंने बताया कि मेरा है सीजीएसई ही करना है मुझे। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में ही चयन लेना है। फिर उन्होंने 1 साल और दिए मुझे, और मैं आगे की पढ़ाई की, और ज़्यादा मेहनत की। और हाँ, उसी बीच में मेरे ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो बोलते थे कि तू कैटेगरी से है, पास कर जाएगी, बस थोड़ा-थोड़ा पढ़, लुसेंट का बुक पढ़, ऐसे बोलते थे। अरे लुसेंट का बुक इतने हैं सर कि उसे नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, तो आप उसे पढ़ते रहोगे तो आप गधे कहलाओगे। आपको गधे नहीं कहलाना है, आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मैं लुसेंट वगैरह नहीं पढ़ती थी। मैं देखी कि एनालिसिस की कि 5 साल के क्वेश्चंस को कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे आए हैं मेंस के। अब मेरे मैं बैंकिंग का पेपर दी, उससे स्ट्रॉन्ग हो गया। इंग्लिश मेरा बैंकिंग के पेपर से स्ट्रॉन्ग हो गया। रही बात जीके की, छत्तीसगढ़ मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरे पास एक बुक था अर्जुना क्लासेस की, छत्तीसगढ़ से, मैं उसे पढ़ी, और उसे इतना पढ़ी, उसके बाद मैं दूसरे बुक पढ़ी। फिर मेरे को लगा कि हाँ, मैं इसमें कम से कम 100 में मेरे नंबर जीके में आ जाएँगे। 50 मेरा आ गए, 60% सही हो गए। तो अब मेरे को वहीं पास अगला दिन मेरा दूसरा पेपर था, मेंस के पेपर दे रही थी, तो पहले पेपर में मेरा 60 नंबर आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही थे 100 में से। दूसरे में मेरे को बस इतना ही स्ट्रैटेजी, मेरी फ्रेंड बोली थी कि इंटरव्यू में वो फेल होकर आई थी, तो बोली थी इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना है। तो मैं अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भरोसे नहीं थी कि मेरे को उसमें नंबर मिलेगा, और नंबर नहीं भी मिले मुझे उसमें। उसमें मेरे को 48 नंबर मिले 100 में। जी। और उसी दौरान मैं फिजिकल की तैयारी कर रही थी। मैं पढ़ाई और फिजिकल दोनों को एक साथ लेकर चल रही थी। मैं फिजिकल सुबह शाम करती थी, 1-1 घंटे देती थी, और अकेले करती थी, मैं किसी के साथ नहीं करती थी, क्योंकि मैं उतना पहले से कर चुकी थी। मेरे साथ के लिए ना रनिंग करने के लिए कोई साथ में मेरे को लगता था कि मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। मेरे को खुद को आगे बढ़ाना है। तो मेरे को जो कोच सिखाता था, कृष्णा फिजिकल एकेडमी है, उनसे मैं ली सलाह, और मैं बोली कि आप मेरे साथ दौड़ो बस। सिर्फ उन्हीं से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किए। और दीप सर, इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, दीप और कृष्णा। इन दोनों ने मुझे अलग-अलग समय, एक सुबह सिखाता था, एक शाम को सिखाता था। मैं किसी को नहीं बताती थी कि मैं सुबह-शाम जाती थी, लेकिन अगर हाँ, एसआई की तैयारी करें तो आपको सुबह-शाम जाने की ज़रूरत है। अच्छा। और थकना नहीं है, सिर्फ 1 ही घंटा देना है, वहाँ जाके बात नहीं करना है, लोगों के साथ घूमना नहीं है, सिर्फ अपना करना है। सभी इवेंट को 4 इवेंट है, चारों पाँचों इवेंट को आप 15-15 मिनट दीजिए, और 15-15 मिनट देकर आप वहाँ 15 मिनट आप दे रहे हैं ना, तो आप लाइन में मत लगे रहिए, क्योंकि 15 मिनट तो सिर्फ लाइन लगने में ही चले जाएगा। जैसे हाई जंप के लिए कितने सारे लोग रहते हैं, अब हाई जंप को हम लोगों के साथ तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि लाइन में लगा रहेगा सर। तो इसलिए मैं उस हाई जंप के टाइमिंग को चेंज करती थी। जब सब लोग हाई जंप कर रहे होते थे, तब उस टाइम मैं रनिंग कर रही होती थी, गोला फेंक रही होती थी। और वैसे जब हाई जंप के लिए अब रस्सी मेरे पास कुछ नहीं रहता था, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट नहीं रहते थे, मैं रस्सी से बांध के करती थी। रस्सी से बांध के करती थी, और मेरा दोस्त कृष्णा मेरे को बताता था कि ऐसे करो बोल के, और कृष्णा और दीप सर दोनों पकड़े रहते थे। साथ में ऐश्वर्या एक और था जो मेरे साथ तैयारी किया है,
उसने उसने भी प्लाटून कमांडर में सिलेक्शन ले लिए हैं। अच्छा। हम दोनों ने मिलकर तैयारी किए थे। जी। जी। और आप ज्यादा समय मत दीजिए किसी भी इवेंट को, ज्यादा समय उसे दीजिए जिसको आप 100 में 100 ला सकते हो, जिसमें आप साइड में साइड नंबर ला सकते हो। जैसे मैंने अपना हाई जंप में साइड नंबर लाया, मैंने अपना स्प्रिंट में अच्छे नंबर लाए, लॉन्ग जंप में अच्छे नंबर लाए, और साथ में गोला फेंक में थोड़ा हाइट कम था मेरा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा डिसएडवांटेज हो सकता है, तो मैं गोले को उतना ध्यान नहीं दी। वही मेरी गलती हो गई। आपको ध्यान देना है, आपको सारे इवेंट्स को ध्यान देना है, और सभी को अलग अलग समय देना है, और लोगों के साथ करो, और उसके बाद अकेले करो 15-15 मिनट। उसके बाद आप आइए और पढ़ाई कीजिए, और ये मत देखिए कि आप कैसे दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो। जब सक्सेस मिलती है सर, तो सब चीज सही हो जाता है। ये बहुत अच्छा बात आपको भैया पूनम पूजा जी ने बताया हुआ, इस बात को और ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात इन्होंने बोला कि भैया मैं जाकर के मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम फिजिकल की जाती थी, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऐसा ही भर्ती वालों को कि मैम या सर, हम लोग सर क्वेश्चन बच्चे आते हैं अक्सर पूछते हैं कि हम लोग फिजिकल को ज्यादा ध्यान दें कि हम रिटर्न की तैयारी करें, तो ये बच्चे फिजिकल और रिटर्न के कभी बैलेंस नहीं बना पाते थे। तो जैसा आपने बताया कि सुबह से हम दोनों टाइम फिजिकल जरूरी है, और अलग अलग टाइम पे कीजिए, कुछ अलग से कुछ ग्रुप में कुछ अलग टाइम पे कीजिए, और फिर आकर के पढ़िए इस बात से। और दूसरा एक बात आपके लिए सीखने के लिए बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि कैसे मैम उस चीज को फॉलो करती थी और अपना स्ट्रेटेजी बना चलती थी। दूसरा बहुत बड़ा बात आपको सीखना होगा, जब ये रिटर्न की तैयारी कर रही है और साथ फिजिकल तैयारी कर रही है, तो दोनों साथ में पैरेलल चलने वाला प्रोसेस है दोस्त। आप एक टाइम किसी एक को लेकर के कभी भी अचानक तीर नहीं मार सकते हैं, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों को पैरेलल लेकर के चलना ही होगा, कि आपको अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नॉलेज का पूरा भंडार एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। वो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला सिद्धांत होता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, चाहे फिजिकल हो चाहे आपका भैया आपका क्या रिटर्न हो। तो इसलिए दोनों के लिए आपको कंटिन्यू निरंतर प्रयास करते रहना होगा, जो मैम ने किया। और एक और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही जो आपको समझना और सीखना चाहिए, कि मैं इस बात पे ध्यान नहीं देती थी जब मैं दौड़ करके लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे लोग कैसे जज करेंगे और दुनिया कैसा मुझे देखता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए आपको भी इन बातों से ऊपर उठना होगा कि दुनिया मुझे कैसे दिख रही है। तो अधिकांश लड़की हो चाहे लड़के हो, अपनी पर्सनालिटी को देखेंगे, मैं पसीने से लथपथ हूँ, मेकअप वेकअप दुनियादारी, इन सब फिजिकल भौतिक फैक्टर में फंस करके रह जाते हैं। और वहीं पर जो भैया अपनी इन सब चीज से ऊपर उठ जाते हैं, तो दुनिया मुझे कैसे जज करेगी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन मिलेगा उसी दिन दुनिया दोस्त आपको सलाम करेगी। वैसे इसी बात को आपको भी ध्यान रख के चलना चाहिए कि जितने फिजिकल चीजें वाली ध्यान है, जो छोटी छोटी मानसिकता है, इन सब चीज से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और देखें कि अब भाई ना ही फिजिकल एकेडमी प्रॉपर ज्वाइन की, ना कोचिंग प्रॉपर ज्वाइन की, उसके बाद भी वहां अपने लक्ष्य तक पहुंची, तो क्यों? सिर्फ अपने जज्बे की बदौलत। और बार बार डिप्रेशन होना, सिलेक्शन होना, फिर फेल, सिलेक्शन, फिर फेल, फिर हमेशा याद रखना कि फैमिली वाले भाई डिप्रेशन होंगे, उनको निकालने के लिए चलो कुछ और सलाह देती हूँ और अपना मेहनत कंटिन्यू रखती हूँ। और जब इनको फिर दोहरे रास्ते पर अटकती हैं कि मुझे इसमें से कोई एक चयन करना है, तो हमेशा चयन अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार करना, तो ये आपके अंदर भी रहना चाहिए, आपको कभी दोहरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब पूजा जी आपको भी पता होगा ये बात की, देखिए हमारे राज्य में अधिकांश क्या है कि कुछ चुनिंदा पैरामीटर्स हैं जिसको सब लोग अपने आप को बाकी उसका मारते हैं, और सारे पैरामीटर्स आपके पास थे। चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, आपने उसको ओवरकम किया है, चाहे आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, आपने उसको ओवरकम किया है। एक बहुत बड़ा आ जाता है कि भाई मेरा हिंदी बैकग्राउंड में इंग्लिश मीडियम की नहीं है, तो मैं कैसे उनसे फाइट करूं, आपने उसको भी ओवरकम किया है। फिर चौथा आ जाता है मैथ्स मेरा वीक है, तो जो 10 मिनट में 3 क्वेश्चन बनाते थे वो 10 में 7 क्वेश्चन तक पहुंच गए, और पूरे क्वेश्चंस भी बाद में अटेम्प्ट करने लग गए। तो इनका मैथ्स वीक, उनको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो मैं कैसे मैथ्स में स्कोर करूंगी, मैं कैसे मैथ्स बना पाऊंगी, मेरा मैथ्स तो एकदम वीक है, मैं छोड़ के बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ, इस माइंडसेट से लोग गुजरते हैं। तो आपने इंग्लिश ओवरकम किया, मैथ्स ओवरकम किया, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फेलवर, सिलेक्शन, डिप्रेशन, हर चीज को आप इतना सब अपनी जर्नी को देखते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन सभी चीजों के अनुसार जो हमारे जूनियर्स हैं, आपको जो भी आपको देख करके रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, आप उनसे क्या सलाह देना चाहती है, क्या चीज है जो आपको किक करता था कि नहीं यार मुझे तुम रुक नहीं सकती, तुमको आगे तो बढ़ते रहना है। वैसे उनको भी किस चीज पर ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा? मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो सभी चीज का सॉल्यूशन है। अब जब सभी चीज का सॉल्यूशन है तो फिर क्यों उस चीज से घबराना। फैमिली प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन है कि आप पढ़िए और सक्सेस पाइए और कमाइए और फैमिली प्रॉब्लम को दूर कीजिए। बहुत बढ़िया। दूसरा है कि आप गधे हो तो आप मेहनत कीजिए, और ऐसा मेहनत कीजिए कि सामने वाले आपसे पीछे छूटे, उसका भी सॉल्यूशन है। आप मेहनत नहीं करोगे तो सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर आपके पास शादी का प्रेशर है तो आप घर में बताइए, आपके पास सॉल्यूशन है कि आप नहीं कर सकते हो शादी। ऐसे मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखे जिन्होंने बाल कटवा लिए, शादी का प्रेशर आया तो वो बाल कटवा ली, वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सॉल्व की ना इस चीज को। आप देखिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं शादी के प्रेशर को अपने घर में। तो वैसे ही महिलाओं के साथ ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है शादी वाले। जी। ऐसा आया था कि मेरे घर वाले मुझे फोर्स नहीं किया कि शादी कर लो, लेकिन एक समय था कि कुछ नहीं हो रहा है तो
देख सोचो आगे का। हाँ। ऐसे मुझे भी आया था, लेकिन मैं क्या सोचती, मेरे सोच ही कहीं और थी। जी मुझे ऐसा ही बनना था। हाँ जी, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको और प्रॉब्लम मत बनाइए ओके और अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। अगर आपको आज एक चैप्टर पढ़ना है तो आप एक ही चैप्टर पढ़िए, अगर आज नहीं हो पाया तो उसको कल पढ़िए, लेकिन आप कल ये मत भूलिए कि उस पहला चैप्टर को पढ़ लिए हैं। उस पहला चैप्टर को पहले आप कंप्लीट कीजिए। ओके बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, चाहे आप दुनिया वालों को कितना भी बेवकूफ बनाए, तो ये पूरी ईमानदारी के साथ आप करो। और मेरे साथ कितनी सारी दिक्कतें आई थी जिसे मैंने सबको ओवरकम किया है। मेरे रनिंग में मैं एकदम स्पोर्ट्स में आगे नहीं थी, 100 मीटर में बस आगे थी। और मैं उसको धीरे 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 करके डेवलप की हूँ। आप चाहे तो अभी से कोशिश कर सकते हैं, अभी तो 341 पोस्ट है जी आने वाले SI में, तो उसके लिए अभी से दौड़ना चाहिए हम्म और अभी से मेहनत करना चाहिए। और उस ग्राउंड में भी अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ कि मैं कर ले रही हूँ, कर ले रही हूँ। नहीं, तुम नहीं कर पा रहे हो, बस यही बोलना है कि तुम जितना कर रहे हो वो बहुत कम है, आपको आगे करना है। और अगर आपको 24 नंबर आ रहा है, सभी में 24-24 नंबर आ रहा है, तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप 24-24 से आप 90 नंबर तो ला सकते हो, लेकिन आप मेरिट में नहीं आ सकते। मेरिट नहीं आ सकते। बहुत अच्छी बात बोली आपने जी, इसके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढिए, वो मेहनत करोगे तो उसका भी सॉल्यूशन है। जी तो मेहनत अगर 1 साल तक, अभी से लेके 1 साल तक मेहनत करेंगे, उसी को ही पढ़ाई को आधा और उसको आधा। ये काम मत बना दीजिए कि क्या कहते हैं, दौड़ है, मेरे को दौड़ना है, सुबह शाम रनिंग करने जा रहा हूँ इसलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। ऐसे मेरे कोई बोलते थे कि तू प्रीलिम्स निकाले, कैटेगरी से है, हो जाएगी तू। मैं बोली कि ठीक है, कैटेगरी से लास्ट में मुझे पद नहीं मिला, तो पोस्ट नहीं मिला, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करने आई हूँ, मैं अपना सपना पूरा करने आई हूँ। इसलिए सर मैं शुरू से ही जनरल कैटेगरी से ही फाइट की हूँ, जनरल कैटेगरी से ही सिलेक्शन हुआ है मेरा। ये बहुत अच्छा बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूजा जी ने आपको बात बताई, उस बात को बहुत ध्यान समझिएगा कि उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। जो बात उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम पे ध्यान मत दीजिए कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, सॉल्यूशन अगर उस उतने बड़े प्रॉब्लम का इतना छोटा सा भी सॉल्यूशन है या बड़ा सॉल्यूशन है तो हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर चीज के पीछे एक हार्ड वर्क होता है, तो आपको हार्ड वर्क सीखना है। हार्ड वर्क से बड़ा कोई टूल नहीं है, आपको ये ईमानदारी से मेहनत करना है तो करना है, चाहे 20 चीज को टारगेट किए, उस चीज को आपको टारगेट करके करना है तो करना है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात है, जब डिप्रेशन में तो मैडम ने अपने आप को कैसे बाहर निकाला, तो आप अपनी हॉबी का सहारा लिया। उन्होंने बोला कि भैया मैं जब डिप्रेशन होती थी, मेरी हॉबी थी डांस करना, तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं डांस करके शरीर को इतना थकाती थी कि मुझे नींद आ जाए। और जब मैं सो जाती थी तो जब उठती थी अगले सुबह, तो हर सुबह मेरे लिए एक नई सुबह होती थी कि अब फिर से मुझे भी नए सिरे से अपना शुरुआत करना है। ये भी उनका ही बोला हुआ लाइन है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान समझिएगा इन चीजों का। और दूसरी बात ये प्रॉब्लम से बड़ा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। हार्डवर्क बहुत बड़ी बात। और जो सबसे बार बार बात आपके सामने निकल कर के आ रही है सेशन में आपको दिख रहा होगा कि खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं आप। समाज को, दुनिया को, दोस्त यार को, अपने खुद बाएं हाथ को बेवकूफ बना सकते हैं, और खुद को कैसे आप बेवकूफ बनाएंगे, है ना। तो अपने करीबी रिश्तों को भी आप बेवकूफ बना सकते हैं, मगर खुद को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए खुद के प्रति लॉयल रहिए और खुद से पूछिए कि क्या मैंने वो एफर्ट लगाया है जो उस एग्जाम के सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो आपका आंसर ऑटोमेटिक हमेशा ही जो जेन्युइन बंदा उसका आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है दुनिया में इतना कॉम्पिटिशन है, इसलिए भी, है ना। इस बात का हमसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह पर आगे बढ़ेंगे पूजा जी हम लोग। सर मैं एक बात बोलना हाँ चाहूंगी, बोलिए पूजा। जब हम शुरुआत में कोशिश करते हैं तो हमें नंबर्स कम आते हैं, तो नंबर्स कम आते हैं तो उस समय आपको अरे वो सामने वाले को नंबर ज्यादा आ रहे हैं ये नहीं सोचना है। कब आप उससे आगे बढ़ोगे सामने वाला को ही पता नहीं चलेगा। उसका सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है कि आप जब पढ़ रहे हैं, जब टेस्ट दे रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। आपसे ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप एक बुक खरीद लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसको एनालिसिस कीजिए, एग्जाम दीजिए। जितने क्वेश्चन बने, अगर आपके 10 में से 2 नंबर भी आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। आप उसको एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करके आप उस ऑप्शन का भी इन डेप्थ में जाके एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद देखिए जब दूसरे पेपर देते हैं तो आपके 4 नंबर बढ़ जा रहेंगे। ऐसा मेरा पहला रहा। दूसरा तक मैं सिली मिस्टेक करती थी, मेरे सिली मिस्टेक होने की वजह से मेरे नंबर्स कट जाते थे, मेरा सिलेक्शन हो जाता था। तो आप सिली मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि नंबर आप काटने के लिए नहीं दे रहे हो सामने वाले को। क्यों दोगे सामने से? आपको जो पता है वो आप सिलेक्ट करके आप उसे ही चुनिए, उसे ही टिक लगाइए। और गोल सर मेरा 15 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। मैं ना ऐसे की थी, जैसे क्वेश्चंस को ना मैं 42 नंबर का क्वेश्चन है, 42 का अगर बी है ना तो मैं 43 में बी डाल के ऐसे बी, फिर उसके बाद सी, जो भी उसके बाद मेरे चेंज होने गए, ऐसे एक के बाद एक चेंज होने गए। हाँ, मेरे 15 क्वेश्चन ऐसे हुए थे। तो आप उस चीज का भी ध्यान रखिए।
और जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं यूट्यूब से पढ़ती थी और मैं सिर्फ बुक पढ़ती थी, क्योंकि इमेज जो है सर यूट्यूब में उतना नहीं बन पाता है जितना हम बुक को पढ़ते हैं। तो हाँ, पता है कि वो 5-6 नंबर के पेज में इस तरफ लिखा होगा, ऐसा मुझे लगता था। और ऐसा मेरे को लगता है कि सभी को ऐसा होता ही होगा कि हाँ, बुक्स को पढ़ने से कि वहां बस है, ये तो याद है, उसका आंसर ये होगा। भले आपको ऑप्शंस में आंसर याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन चारों में से यही ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा एक मन से आवाज आती है। आपको उसको सुनना पड़ेगा और आपको उतने ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उन ऑप्शंस को भी जल्दबाजी में ऐसा होता है सर कि एग्जाम में कि अरे अरे ये है पहला नंबर ही नहीं, पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर को देखिए कि उसके साथ कहीं और कोई तो कुछ थोड़ी ना दिया है नाम। जी जी वो सभी का ध्यान रखे। और जब मैं टेस्ट देती थी, जब फाइनल टेस्ट देती थी, जब मैं जैसे टेस्ट क्लास ज्वाइन की थी, तो उस समय मैं कैसे करती थी, जैसे 2 घंटे का समय रहता था, तो उस 2 घंटे में मैं देख 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट ऐसे बांट लेती थी। तो मैं पहले सबसे पहले 40 मिनट में देखती थी कि मैं शुरू से लेके लास्ट तक मैथ्स में मेरे कितने इजी क्वेश्चंस बन सके। तो 40 मिनट में मैं ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करती थी जो 1 मिनट के अंदर में बन जाए। तो 1 मिनट के अंदर में बनने वाले क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करती थी, तो लगभग मेरे 30 से 35 क्वेश्चन बन जाते थे। जब मैं दूसरा अटेम्प्ट करती थी, दूसरा समय जब मैं टाइम ले लेती थी, तो उस समय मैं थोड़े समय कम रखती थी, जो 40 मिनट ली थी उससे थोड़ा कम लेती थी। और जो हाँ कि ये बन जाएगा बोल के मैं छोड़ी रहती थी, जो 2 मिनट का क्वेश्चन रहता था उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी। और मुझे ये भी पता रहता था कि उनमें 2 मिनट वाले में से एक क्वेश्चन ऐसा भी छिपा है, 2 क्वेश्चन ऐसा भी छिपा है जो 4 मिनट लेने वाला है, और मैं कभी कभी उसको पिक कर लेती थी। तो वो जब तुम्हारा 2 मिनट चला गया है ना, उस टाइम तुम्हारा नहीं बन पाया है, तो उसे छोड़ दो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन बनाओ। अगर उसमें भी आप ऐसे हो कि हाँ 4 मिनट लग जा रहा है, लगने वाला है इसमें, उसको भी छोड़ो। ऐसे आएंगे 4-5 क्वेश्चन, घबराना नहीं है वहां पर। आप अगले बनाइए, अगले 30 मिनट में आप अभी देखिए कि आपका 10 क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ऑलरेडी आपका 30 से 35 क्वेश्चन बन गया है, 100 में से 10 क्वेश्चन और बना लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन और बना लीजिए। ऐसे लास्ट में जब आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट बचेगा, उसमें सिर्फ 2 और 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। उसी में ही सबसे ज्यादा आपका सिलेक्शन उसी में ही होने वाला है। ओके आपको चुनना रहेगा कि इनमें से कौन सा को बाकी लोग बना रहे हैं, बाकी लोग नहीं बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपसे करेक्ट आंसर निकलेगा, उसको अगर पकड़ लियो फिर उसके बाद दूसरा बनाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा, उसी को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कम समय में जल्दी बनने का सोचना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट समय जो 10 मिनट रहता है वही 3 क्वेश्चन हमें सिलेक्शन दिलाता है। तो इसलिए अगर मैं टाइम को ऐसे ऐसे डिवाइड करती हूँ, तो चाहे तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप 2 टाइम रखिए, एक सिंपल का, दूसरा हार्ड का। लेकिन हार्ड में भी थोड़ा हार्ड को लास्ट में बनाने का कोशिश करिए। ओके तो जैसे कि आपको पूजा जी ने बताया कि कभी पेपर सॉल्व स्टेप दर स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप में आपको पेपर सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि आप लगातार बैठे और एक सीरीज से पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ गए हैं और लेके इसलिए 100 तक सबको सॉल्व करूंगा सोच के बैठे हुए हैं, तो बीच में किसी क्वेश्चन कट करके आप 5-10 मिनट गंवा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को आप पहले पिक करना और किसको आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को भी आपको सीखने मिला होगा। इसी बात पे पूजा जी आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ना अधिकांश बच्चों का माइंडसेट क्या होता है कि वो राज्य स्तर की तैयारी करते हैं, या तो व्यापम वाला व्यापम को, पीएससी वाले पीएससी को, और राज्य में अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो 4-5 साल बैठ करके बैठे रहते हैं जी। जिसमें से एक द्वंद होता है कि स्टेट वर्सेस सेंट्रल की तैयारी में करूं या राज्य की करूं या केंद्र की। मगर जिसका आपने एग्जांपल है जीता जाता कि स्टेट या केंद्र नहीं, स्टेट के साथ केंद्र की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में अपने बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि ये कितना फ्रूटफुल होता है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि अर्जुना क्लासेस में हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी मुहिम चली है जिसमें हम, आपको बताइए प्रयास फाउंडेशन के बारे में पता ही है, तो प्रयास बैच जो चल रहा है दोस्तों, वो ऐसा ही बैच है छत्तीसगढ़ में पहली बार सेंट्रल के साथ साथ, सेंट्रल में एसएससी रेलवे के साथ केंद्र स्तर के व्यापम पीएससी दोनों बैच की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। और प्रयास फाउंडेशन में सिलेबस को डिजाइन वैसे किया गया जो ना कि व्यापम का सिलेबस है ना पीएससी का, वो दोस्तों व्यापम पीएससी एसएससी रेलवे के कॉमन पोर्शंस को मिलाकर ऐसा सिलेबस बनाया गया है जिससे आप हर एग्जाम में बैठने के काबिल हो सके। तो इसकी ओर थोड़ा अपना मार्गदर्शन दीजिए इसको बच्चों को। सर ये अर्जुना क्लासेस से मैं सेंट्रल लेवल के लिए भी पढ़ी हूँ करंट अफेयर को। पहले मैं उसी को ही पढ़ती थी, उसके बाद में दूसरा कोई करंट अफेयर का बुक पढ़ती थी। तो ऐसा नहीं है सर कि आप स्टेट के साथ सेंट्रल लेवल की तैयारी नहीं कर सकते, आप उन दोनों को साथ लेके चलिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन है ही ना। आपको ये देखना है कि 1 लाइनर आते हैं, बात सेंट्रल लेवल में 1 लाइनर आते हैं। तो जब आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिर सेंट्रल लेवल से डरने की क्या बात है, आपको 1 लाइनर तो तैयार हो गया है ना। हाँ, तो अब आपको ये पता है कि आपको 1 लाइनर तैयार हो गया है, अब आप इंग्लिश पढ़ते ही नहीं जी, सही बोल रहे हैं। स्टेट लेवल के लिए इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। अब मैं खुद ही इंग्लिश में 0 नंबर लाने वाली स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ऐसा की कि मेरे को करना है। तो आप उसके लिए
जैसे मैंने स्पीडी के बुक पढ़े, आप एक पतला बुक रखिए, उस पतला बुक को पहले पढ़िए, इंग्लिश का। आप नीतू मैम को बुक रख के आप सीधा पढ़ने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप पहले पतले बुक पढ़िए। जैसे मेरे को सबसे अच्छा अर्जुना इसलिए लगता था क्योंकि अर्जुना की करंट अफेयर की बुक पतली होती थी और एक अमाउंट में मिल जाता था जिसमें मैं खरीद सकती थी। हाँ, उसे मैं इसीलिए खरीदती थी सबसे पहले, उसके बाद ही मैं दूसरा पढ़ती थी। वैसे ही स्पीडी इंग्लिश का मैं पढ़ दी, उसके बाद में दूसरा रानी मैम का चैनल देखती थी इंग्लिश के लिए। तो आप इसके साथ साथ आप बांट लीजिए ना कि आपको सेंट्रल लेवल का सब्जेक्ट अलग से लिख लीजिए, स्टेट लेवल का अलग से लिख लीजिए, उसमें बस एक ही ऐड करना है आपको, इंग्लिश को ज्यादा समय नहीं देना है, आधा घंटा बस पढ़ना है, उसके साथ पढ़िए। और उसी दौरान मेरे साथ ये हुआ था कि मैं सेंट्रल लेवल के जब पेपर दे रही थी, मेरा स्टेट लेवल का पेपर निकले, जिसमें था मेरा CSCB बिजली विभाग पहले और हाई कोर्ट का। अच्छा। हाँ, ये दोनों पेपर निकले और अभी रिसेंट में मैंने CG हाई कोर्ट का दिए है जिसमें अच्छे मार्क्स हैं। तो वो चीज भी मैं ऐसे ही पास की हूँ सेंट्रल लेवल की तैयारी करते करते। ओके। जी। मतलब आपका ये तो जो बच्चे मन में है कि अगर मैं केंद्र की तैयारी करूंगा तो राज्य छूट जाएगा, या राज्य में नहीं होगा, छूटता सर। ये राज्य करूंगा तो केंद्र नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसा कोई माइंडसेट तो होता नहीं है। नहीं सर, ऐसा है ना, नहीं ये तो होता आपका है। पर्सनल आप अनुभव ही है। आप हाँ, दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। आप हो सके तो अर्जुना क्लासेस में चैनल्स में चल रहे, यूट्यूब में डले हुए हैं, आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। सेंट्रल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए सर से आप ऑफलाइन मिल सकते हैं। सर ने मुझे काफी ज्यादा, अभी मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मुझे हेल्प किए हैं कि कैसे पढ़ना है, आगे की पढ़ाई कैसे करना है, यही बस मुझे रुकना नहीं है। मुझे द्विवेदी सर ने भी यही बोले। सर मैं सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जब आई तो मेरे को नहीं पता था कि मैं आऊँगी और ऐसे सर को बोलूँगी कि सर मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ और मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया है। तो सर को बोली, सर बहुत खुश हुए और मुझे बोले कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना है पूजा, आगे की पढ़ाई करना है, DSP के लिए पढ़ना है। और उन्होंने मुझे तुरंत बुक प्रोवाइड किए। मैं बताई कि अच्छा। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं रही है शुरू से, जी। तो उन्होंने तुरंत मुझे बुक प्रोवाइड किए। फिर उसके बाद मुझे बताया कि मेंस में कैसे पढ़ना है, गाइडलाइन दिए। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ जी। कि कोई सामने से, ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टेशंस रखे हैं कि ऐसे बुक दे देते हैं फिर कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। वो सामने से दिए मुझे, अच्छे से मुझे बुके दिए और मेरे को इतना खुशी हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे फील आया। द्विवेदी सर जैसे मुझे मोटिवेट किए, शायद ही कोई किया होगा अभी तक मुझे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैम का भी तो इसी बात में क्वेश्चन करने वाला था, मैम ने इसका आंसर पहले दे दिया कि वहां से एक विजन ज्योति सर जब मैम सेलेक्ट हुई और धन्यवाद देने के लिए आई डायरेक्टर सर के पास, तो उस समय सब मीटिंग में जिसका आपको मैम कहानी सुनाई, तो इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ था कि मैम क्या आप जब इस तैयारी के दौरान आपका असाइनमेंट सिलेक्शन हो गया है, जी। तो पूजा जी क्या आप यहीं रुकने वाले हैं कि आगे भी आपका कोई गोल एम है, तो उसका थोड़ा बताइए। सर ये मेरी माता जी का सपना था मैं कि पुलिस बनूं और मेरे पिताजी को, और मेरा आगे सपना है कि मैं DSP बनूं और मैं ओलंपिक में जाऊं। मेरा अच्छा। सपना ये है कि मैं ओलंपिक में जाऊं। तो ओलंपिक के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा मजबूत पकड़ पड़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं करूंगी, जितना हो सकेगा मैं करूंगी और उससे पहले मैं DSP के पद पर चयन होना चाहूंगी। तो मैं एक से 2 साल के अंदर में मैं कोशिश करूंगी कि मेरा चयन हो जाए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ, और न खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती हूँ, आगे भी इसी तरह अपने लक्ष्यों को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। जी सर। तो डीएसपी का आपका जो सफर आपने डायरेक्टर सर को भी बताया, डायरेक्टर सर ने जैसा जी। बोला कि डीएसपी के लिए आप तैयारी कीजिए, जी। तो डायरेक्टर सर का गाइडेंस उसमें आपको कितना हेल्पफुल रहा? विजय कुमार द्विवेदी हमारे डायरेक्टर सर का गाइडेंस आपको कितना हेल्पफुल लगता है? जी सर, मैं मेंस का पेपर अभी तक प्रीलिम्स मेंस का पेपर नहीं दी हूँ। तो सर ने मुझे बताया कि मेंस के लिए ये स्ट्रेटेजी है, जैसे तुम्हें सबसे पहले PSC निकालना है तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस निकालो, अच्छा। और प्रीलिम्स के लिए सर बहुत गहन में आपको पूरा विस्तार से बताया है लग हाँ, रहा है। और जी। उन्होंने बोले कि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस निकालो, वो फिर आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके ऑप्शंस को भी सॉल्व करो। जैसे मैंने पिछला किया है, ऑप्शंस जी। को सॉल्व करती थी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे यूपी का करना है बोल के। तो सर ने बोले कि वहाँ का करो, वो टफ होता है थोड़ा, और जितने भी स्टेट लेवल के हैं सभी का करो आप अच्छे से तैयारी। और पहले एनालिसिस करो, उसको आगे पढ़ो और नोट्स बना लो, छोटे-छोटे नोट्स बना लो, और मेंस के लिए बुक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुझे बोले। और इंटरव्यू की मेरा मेन प्रॉब्लम यही रहा है कि मैं इंटरव्यू में कम नंबर लाई, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा ऐसा होता है कि मैं सामने वाले के पास नहीं बोल पाती हूँ अपनी प्रॉब्लम, और बता नहीं पाती हूँ कि मैं क्या पढ़ना चाह रही हूँ, कैसे करना चाह रही हूँ। लेकिन मेरे को द्विवेदी सर के पास ऐसा मौका मिला और जो मैं अपनी बात खुल के रखी, और सर ने मुझे काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किए, मेंस कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू कैसे देना है,
इंटरव्यू के लिए 7th पेपर के लिए कैसे मुझे रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इस तरह से। तो जैसा कि आप सुने कि डीएसपी मैम का अगला टारगेट है और डीएसपी का दोस्तों ओलंपिक तक जाना एम है और डीएसपी इस सफर में अर्जुना क्लासेस मैम के साथ जैसे डायरेक्टर सर ने उनको गाइड किया ही है और आगे और भी हम मैम के साथ रहेंगे और इसी सफर में शायद आपको फिर से एक बार आज जिनको आप एसआई के रूप में देख रहे हैं शायद अगली बार आप उनको एसआई की वर्दी के साथ साथ डीएसपी की वर्दी में बहुत ही जल्द आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर उनको देखेंगे, जिसमें अर्जुना क्लासेस फिर हम दोस्तों उनके साथ आएंगे और आप सबके सामने फिर एक डीएसपी के रूप में आपको उनके साथ फिर से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा और मैं इस बात को आपको बहुत गहराई से बता देना चाहता हूँ कि जो प्रयास बैच है दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि पिछले समय जो राज्य सरकार में हमारी जो गलतियां हुई जिसकी वजह से बहुत लंबे समय एक वेस्ट कर दिया गया, वैकेंसीज नहीं आई, तो बहुत लोगों का एज क्राइटेरिया खत्म हो गया। हमारे कुछ स्टूडेंट भी जैसे थे जो घर वगैरह अपना थोड़ा बहुत खेत था वो बेच करके आगे थे पढ़ने के लिए और पढ़ के आगे फिर जब यहाँ वैकेंसी लगातार 5 साल बीत गई तो उनका लास्ट एज क्राइटेरिया था, एज भी खत्म हो गया। अब वो ना एग्जाम दे सकते ना वो जमीन उनके पास बची और आज वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने गाइड किया, हेल्प करवाया उनकी नौकरी वगैरह ज्वाइन करने में। तो ऐसे सिचुएशंस को भी लोग फेस करते हैं क्योंकि सब एक बार में दाव लग जाता है दोस्तों। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर राज्य में वैकेंसीज आ रही है तब तो ठीक है और नहीं आ रही तो केवल राज्य के भरोसे नहीं बैठना है। इसलिए इसके बहुत बड़ा मुहिम है दोस्तों हमारा प्रयास फाउंडेशन कोर्स और आज आप इंटरव्यू की झलक देखेंगे। इसके साथ साथ 11 तारीख को हमारे शाम 5 बजे जितने मेरे एसआई और सिलेक्ट हुए कैंडिडेट में सबके साथ हमारा सम्मान समारोह और उस दिन भी आपको मैडम से इंट्रोड्यूस आप सबके सब होंगे शाम 5 बजे। तो उन सब आएंगे, उनके मार्गदर्शन से आपको और बहुत कुछ सीखने और जानने मिलेगा। और 12 तारीख से हमारा जो नई एसआई भर्ती उसका नया बैच चालू भी हो रहा है जहाँ आपको दोस्तों फिर से एसआई की तैयारी करते करते साथ सिलेबस ऐसे ही डिजाइन है कि आप एसआई की तैयारी करेंगे, एसआई की तैयारी के साथ जब आप प्री करेंगे तो आपका मेंस का बैकग्राउंड बन जाएगा। ऐसे सिलेबस को डिजाइन किया गया है ताकि मेंस जब आए तो आपको बहुत ज्यादा लोड ना रहे कि मेंस हम कैसे क्रैक करेंगे। तो प्री के साथ साथ मेंस का तैयारी हो जाएगा और कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में अर्जुना क्लासेस आपको बताते हैं पूजा जी कि हम लोग प्री के साथ साथ अभी मेंस भी करवा रहे हैं और उससे हम फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हैं। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में अर्जुना क्लासेस में भी बैच बना रहे हैं सही का। यही सही रहेगा सर कि प्री के साथ मेंस करेंगे साथ। उसी से ही तो आप मेंस अच्छे से लिख पाएंगे और मेंस में फिर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। काफी अच्छा है और इससे हम कंप्लीट सॉल्यूशन है कि प्री भी करवा रहे हैं, मेंस भी करा रहे हैं, पैरेलल फिजिकल भी करवा रहे हैं और तीनों का सॉल्यूशन अर्जुना क्लासेस अकेले दे रही है। नहीं तो बच्चे का तो प्री कहीं और करता है, मेंस के लिए कहीं और भटकता है और फिजिकल के लिए कहीं और जाकर भटकने लगता है। और हम कंप्लीट सॉल्यूशन ग्रुप में हमारा नया एसआई बैच चालू कर रहे हैं। इसी 12 तारीख से आपको चालू हो जाएगा। कल आपको सोमवार को सम्मान समारोह होगा, 11 तारीख से नए बैच चालू होने वाला है। तो उस बैच को लेकर के आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे भाई वैसे बैच के साथ आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं? आप अपना ओपिनियन क्या रखना चाहेंगे? जेन्युइन ओपिनियन आप बताइए। सब मैं वैसे ही बैच ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं चुनी कि मुझे कैसे कैसे एक साथ तीनों को करना है। तो अगर आपको ये प्रोवाइड हो रहा है तो आप इसके यूज कीजिए और देखिए आप थोड़े पैसे में अगर ज्यादा कुछ पा सकते हैं, तीनों चीज एक साथ पा सकते हैं तो आप उसको कीजिए। और इसको सोचिए कि आप अगर आप 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट हो जाता है तो अगले 6 महीने है कि आप फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए कम से कम, लेकिन ये तीनों एक साथ लेकर ही चलिए, आपके लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस बात को और ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट टाइम दोस्तों एसआई भर्ती में हुआ था गलती, इस बार नए जो प्रशासन आए हैं बहुत तेजी से रिजल्ट भी हम निकाल रहे हैं, वैकेंसीज भी लाना चालू कर रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस वाले एसआई भर्ती में ये गलती नहीं होगा। तो आप आराम से नहीं बैठ सकते। 1 साल के अंदर इसका कंप्लीट प्रोसेस होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि नया प्रशासन बहुत सशक्त होकर काम कर रहा है, इसलिए आपको बहुत तेजी के साथ इसमें भिड़ करके काम करना होगा। क्या वो समय नहीं मिलेगा कि आपको लगातार 4 साल 5 साल खिंचा गया और आप ये आराम से बैठे हुए हैं और आप उम्मीद छोड़ करके चले गए, वैसा समय नहीं है। इस बार बहुत तेजी से आपको काम करना होगा। ये पूरा प्रशासन बहुत सुदृढ़ होकर के इस बात को कर रही है और काम को कर रही है। तो इसलिए आप भी कंटिन्यू मेहनत कीजिए और हमारे प्रयास फाउंडेशन से जुड़ करके आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पुराने स्टूडेंट उसके लिए आपको बात बताते हैं, क्योंकि मैं ना जैसे आप बोले आप अर्जुना के मेंबर हैं, अब आइए इंटरव्यू के लिए आइए, मेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपको बोला गया। वैसे एक और बात बता रहे हैं, हमारे जितने एसआई भर्ती में लास्ट टाइम जो बच्चे थे जो सिलेक्शन हुआ 45 बच्चे, उसके अलावा जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको बिल्कुल फ्री हम फिर से पढ़ा रहे हैं। तो भी कोई चार्जेस नहीं उनका। जो हमारे पुराने कोई कभी भी हमसे कोई भी आपको पढ़ाया एसएससी पढ़ा, चाहे कितने साल पहले का बात हो, बच्चा 15 साल पहले भी अगर आप पढ़ा तो उनके लिए भी हम लोग एकदम प्राइस सीधा हाफ से कम रेट कर दिया गया है। तो उनके लिए भी चांसेस है दोस्तों। और अर्जुना से कोई किसी तरीके से बैठा उनके लिए फ्री चांसेस है। और बाकी सब एकेडमी में जहां जितना प्राइस चार्ज उससे हाफ प्राइस चार्ज में दोस्तों आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल रही है। आप आइए और आपको कोई दिक्कत तकलीफ है तो भी आप डॉक्टर साहब से बैठ करके बात कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन। मगर आप आइए और पढ़िए और अंतिमता पोस्ट लीजिए, है ना। इसलिए पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं है। अर्जुना का हमेशा मुहिम रहा है कि पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं। जी सर, पैसा नहीं आना चाहिए। पैसा नहीं आना चाहिए, इसलिए आप आइए पढ़िए। आपको जो प्रॉब्लम लग रहा है आप आकर बैठ कर डिस्कशन कीजिए। आपको पैसा नहीं है, 10,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, 5,000 नहीं है, 2,000 नहीं है, 1,000 नहीं है, जो भी आप आइए बैठिए बात कीजिए। सबका सोल्यूशन अर्जुना क्लासेस के पास है। मगर आप पढ़िए और कुछ बनिए, तो जिस दिन आप पढ़ेंगे आप बढ़ेंगे तो आपके साथ एक पूरा परिवार पढ़ लिख जाएगा और साथ एक पूरा जनरेशन पढ़ लिखने के लिए लायक हो जाता है। इसलिए किसी को अगर कुछ देना है गिफ्ट में
तो आदमी को पढ़ाई दे देना चाहिए, विद्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं तो उसका नाम पूरा पीढ़ी जनरेशन को आप शिक्षित कर देते हैं। जी सर, मुझे भी मेरे को बुक ही मिला है, जैसे गिफ्ट में मुझे बुक ही मिलता है था। मेरे बर्थडे में मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे गिफ्ट के तौर पे मुझे बुक देते थे, जिसे मैं हाँ कि हाँ मैं पढ़ के कुछ कर सकूं, उसके लिए वो मुझे सिर्फ बुक देते थे गिफ्ट में। अब अगर आपको कुछ करना है तो आप सच में अर्जुना क्लासेस आइए और थोड़ा सलाह लीजिए और सोचिए कि आप और क्या कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं। अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन फिर से मेहनत कीजिए और फिर से लगातार। फिर अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा नहीं आएगा उतार चढ़ाव, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए? आपका उतार चढ़ाव आना जरूरी है आपके लाइफ में। जी, तो चलिए दोस्तों, आज इसी सब आपको प्रसंग पूरा पता चला होगा। तो अब मैं अपने आज के सेशन कहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने बहुत कीमती समय में से, क्योंकि डॉक्यूमेंट का बहुत सारा उनका काम चल रहा है, उसके बीच में भी आकर के आप लोगों के लिए टाइम निकाले हैं। और आज शाम को ही आप लोगों को सब सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इनसे बहुत कुछ सीखना आपको मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी किसी के व्यक्ति के जीवन में, वो सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करके आज यहाँ बैठी हैं आपके सामने। और मैं अगर जेन्युइन बताऊं आपके प्रति अपना फीलिंग इमोशन बताऊं, तो मेरे अंदर का इमोशन क्लियर है कि मैं आज जितना मेरे एज हो गया, आज इतने पूरे एज में मैं आपके जैसे पर्सनालिटी से आज तक नहीं मिला था। मैं सब मेरी माता जी की वजह से है सर। हाँ। सारी मेरी माता जी की मेहनत हम हैं। तो इनकी माता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, इनके पिताजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण किया और इतने सारे विपरीत परिस्थितियों में भी कभी इनको हिम्मत हारने नहीं दी, हमसे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम इससे बेस्ट के लिए बने हो और बेस्ट करो और एफर्ट करो। और इसलिए दोस्तों, ऐसी माता पिता मिलना अपने आप में पूरे भगवान की देन है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि भैया अगर इसको करना है, उसके लिए दुनिया भिड़ा हुआ करवाने के लिए, है ना। इसलिए आप भी कभी करना है, अगर जज्बा आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप सबके सामने पूजा जी है, और मैं खुद अपने जीवन में ऐसी पर्सनालिटी से मिला जो हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करके आपके सामने हाजिर हुई है। इन्होंने आपको फिजिकल और रिटर्न बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए ये इन्होंने बता दिया, डिप्रेशन से कैसे हम ओवरकम करिए इन्होंने बता दिया, हॉबी को कैसे लेके चलना चाहिए इन्होंने बताया, दोस्तों को कैसे आपके दोस्त होने चाहिए, कैसा दोस्त का सर्कल होना चाहिए, किस तरह से उनको उपयोग आपको यूटिलाइज जीवन में करना चाहिए, कैसे उनसे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको इन्होंने सिखाया है। पढ़ते समय में आपको ऑब्जेक्टिव्स को कैसे ध्यान सॉल्व करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से मीडियम लेना चाहिए, कैसे ऑप्शंस का कितना वेटेज होता है ये उन्होंने बताया। मैथ्स कमजोर है तो आप क्या करें, इंग्लिश कमजोर है तो आप क्या करें, अंतिम सब चीज के बारे में आंसर दोस्तों अकेले कंप्लीट पावर पैक है दोस्तों पूजा जी, आप यहाँ पर सबके लिए मिसाल हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे भी और जीवन में आप ऊंचाइयों को छुए, अर्जुना क्लासेस आपके हमेशा साथ रहेगा और छू करके ऐसी और ऊंचाइयों पर जाने के पश्चात फिर अपने आने वाले जूनियर से उनको हमेशा गाइड करते रहें और पथ प्रदर्शक करते रहें। इसी तरह आज के सेशन का हम धन्यवाद देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। सर आपका थैंक यू कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला, मैं यहाँ पर आई और अर्जुना क्लासेस के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है मेरा और इतना अच्छा लग रहा है, आपसे एकदम फ्रेंडली अच्छा ही फील करा रहे हैं आप, और आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी। और अगर आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, मैं अपनी माताजी और पिताजी को बोलूंगी जो मेरे लिए किए हैं वो आपके लिए झूठ नहीं करेंगे। मेरे माता पिता सभी को बराबर ही समझते हैं। तो अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप अर्जुना क्लासेस कर लीजिए। अर्जुना क्लासेस के अलावा अगर आपको और किसी की जरूरत है आप मुझे बताइए, मैं करूंगी कोशिश जितना हो पाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दिया दोस्तों, कोई अपने पर्सनल स्तर पे ऐसा बात नहीं बोलता है कि आपके लिए हम खड़े हैं। तो एक तरह दोस्तों अर्जुना क्लासेस पे बात बोलती है, हम लोग इसको समझते हैं कि देखिए हम लोग बोलते हैं हमेशा बात है कि आप आइए बात कीजिए हमसे एटलीस्ट। तो हम बोलते हैं लोगों को लगता है कि एक स्ट्रेटेजी है जो हर कंपनी जैसे बोलती हुई है वैसा है, जबकि जो रियल हमारे मन तक पहुंचे हैं उनको हमने हमेशा अपने स्तर पे मदद किया है, गाइड किया हुआ है। तो दोस्तों इसको आप कोई नॉर्मल बात बोली हुई बात, नेता की बोली हुई बात मत समझिए दोस्तों, कंठस्थ बात है कि अगर आप आएंगे अपना प्रॉब्लम लेकर के तो उसका सोल्यूशन अर्जुना क्लासेस में आपको मिलेगा। क्लियर हो गई बात। हाँ, आपके अनुसार मिले ना मिले, मगर आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो जरूर मिलेगा। इसलिए आप आइए, बात कीजिए। उसका पूजा जी ने आपको इनवाइट किया ही है, तो आप हमसे जुड़िए। जो आपको जब पूजा से मिलना होगा हम उनसे मिलवाएंगे, उनके माता पिता से भी आपको गाइडेंस मिलेगा। तो जैसा उन्होंने बोला हर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा। जिसके साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुना परिवार से आप भी हमसे जुड़े रहिए, आप अर्जुना परिवार के सदस्य हैं, तो आपको जीवन में जिस भी मुकाम तक जाना है अर्जुना क्लासेस हमेशा आपको गाइड करेगा। इसको बात को ध्यान रखिए और हमेशा आते रहिए, विजिट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद।